हेलो दोस्तों। पढ़ाई की टपड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये स्टडी पाठशाला का नया इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हमारी इंडिया फेस कर रहा है उन बातों पर डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा जो एजेंडा बना है वो बना है हमारे एयर चीफ की स्टेटमेंट से। एयर मार्शल इनकी ये स्टेटमेंट आती है, ये कहते हैं कि जो भी हमारे पास हथियार अवेलेबल हैं हम उससे लड़ाई लड़ेंगे। तो एक डाउट बना कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है मतलब क्या कहीं ना कहीं कोई शॉर्टफॉल भी आ रही है। तो ये एक मेजर डिबेट है जिसको आज हम करने वाले हैं। साथ साथ हमारा जो एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, उसको लेके भी बातचीत होगी वो कितना इंडिजिनस है। क्योंकि अखबार में ये न्यूज आई है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो कि इंजन सप्लाई करती है तेजस के लिए, वो अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई है। मतलब पीछे से सप्लाई लाइंस अभी भी स्टार्ट ठीक तरीके से नहीं हुई है। इन मुद्दों को आज हम डिस्कस करेंगे पढ़ाई की टपरी में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली ये स्टेटमेंट है, सर व्हाट डू यू से अबाउट इंडियाज डिफेंसेस। और जब हम इंडिया के डिफेंस की बात करें तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? टू फ्रंट वॉर। तो क्या होगा इस केस के अंदर? सबसे पहली बात है जो हमारे चीफ की स्टेटमेंट आई है, बड़ी ही वरिंग स्टेटमेंट है क्योंकि जो 42 सैंक्शन जो हमारे स्क्वाड्रंस होने चाहिए अब घट के वो 31 रह चुके हैं। और ये भी खबर है कि वो 28 तक रह जाएंगे, जबकि हम उसको स्पीड से रिप्लेस नहीं कर पा रहे। और जब टू फ्रंट वॉर की हम यहाँ पे बात करते हैं कि पाकिस्तान का खतरा, और बाय द वे हम ये बता दें कि पाकिस्तान बहुत स्पीड से अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करता हुआ दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना। और रशिया भी अब कोई गुरेज नहीं करेगा उनको अपनी चीजें सप्लाई करने इवन में। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी काफी, मतलब उन्होंने अभी जो प्लेन्स हैं जेएफ थंडर 17, जेएफ 17 थंडर, चाइनीज ओरिजिन के हैं। दे आर जॉइंटली डेवलपिंग दैट, साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो उससे पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी वो प्लेन्स हैं। और F-16 अमेरिकन मेड तो ऑलरेडी वो यूज करते ही हैं। अब जैसा आपने बताया कि टू फ्रंट वॉर का खतरा आएगा, इंडिजिनस स्क्वाड्रन 31 स्क्वाड्रन आप हम कहते हैं कि हैं, लेकिन ये फ्लाई अवे कंडीशन में हर समय अवेलेबल नहीं होती नहीं है। होते। जैसे आप बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे बड़ा फ्लीट है सुखोई एयरक्राफ्ट का। सुखोई की अवेलेबिलिटी 60% रहती है, मतलब 40% प्लेन्स आपके अंडर मेंटेनेंस रहेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में 31 से और कम हो जाता है स्क्वाड्रन का नंबर। हम अभी भी 3 स्क्वाड्रन मिग 21 की ऑपरेट कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही पुराना प्लेन है। चीज है। तो ये हमारे लिए एक नई चैलेंजिंग सिचुएशन होगी। अब ऐसे में ठीक है, हमें उम्मीद है कि तेजस हमारी मदद करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट्स लिमिटेड की हेल्प से हम लोग ये तेजस डेवलप कर रहे हैं। किस तरीके से ये तेजस बना, कैसे बना, क्या आइडिया था इसका, और आपका क्या कहना है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में? हमारी देखो ओवरऑल कैपेबिलिटीज की बात करी जाए तो बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज है। डीआरडीओ ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि पूरा ये तामझाम बनाने का काम करता है उसने भी अच्छा काम किया है। बट डेडलाइंस हमने बहुत ज़्यादा क्रॉस की हैं। मान लो किसी चीज़ को 10 साल में बनाना है, कोई 1980s का मिशन है, वो चीज़ 20-30 ईयर्स तक खिंच रही है। जो आपने अभी बात की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की, तो ये प्रॉब्लम रही है कि हम में भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात कर लें या बिल्कुल। और दिक्कत की बात कर लें, हम उस मिशन मोड पे चीज़ों को ले जा नहीं पा रहे हैं। एक मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ दीजिए तो हम चीज़ों में थोड़ा सा डिलेड आते हुए यस, दिखते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। हम आत्मनिर्भरता की आज बात करते हैं तो ये तेजस जो प्लेन हमारा एक तरीके से एक स्टेटस सिंबल भी बना है कि इंडिया इज कैपेबल। अभी भी हम इसका इंजन जो है वो जो जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिकन कंपनी है उनसे इंपोर्ट करवा रहे हैं। और ये तेजस बनाने का इनिशियल प्लान, बेसिकली तेजस नाम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया हो, लेकिन एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया का होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने शुरुआत की थी इस चीज की। और डिफेंस इंडस्ट्री स्पेसिफिकली अगर आप एयरफोर्स की बात करेंगे तो ब्रिटिश एयरफोर्स हमारे यहाँ पे एक मेंटेनेंस यूनिट छोड़ के गई थी। मतलब कंपैरिजन में हम कितना मिस आउट कर गए कि आपके यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फैसिलिटी थी जिसके ऊपर स्टार्टिंग में अगर हम अच्छे से फोकस करते तो बहुत पहले हमारे पास अपना खुद का एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हो सकता था। तो हो बिल्कुल सकता था। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एक प्रॉब्लम है, और साथ साथ पॉलिटिकल प्रायोरिटी। डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि आपका देश किस डायरेक्शन में जाएगा। डेफिनेटली। आज की हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटी के बारे में आपका क्या व्यूज है? आई थिंक पॉलिटिकली अंदर कुछ भी चल रहा हो, हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है कि हमें अपने आप को सिक्योर रखना है। बिल्कुल। इस चीज़ में मैं किसी भी पार्टी या किसी भी फैक्शन के ऊपर डाउट नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो प्रॉब्लम है। हालांकि अगर पाकिस्तान की बात करें, हम आज भी उनसे बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, उनके हिसाब से बहुत हैवी वेट है।
तो अकेला तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ चाइना चीजें काफी यहाँ पे बिगड़ती हुई यस, दिख अगर सकती टू फ्रंट वॉर सिचुएशन बनती है तो बिल्कुल हमारे लिए थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, ठीक है। है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो इंडिया के फेवर में, इवन चाइना के उसमें जा सकती है, कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाइनीज के पास नहीं है नहीं है, उतना। बिल्कुल वो सही बात हमारे है। पास है, और हमारे जो फाइटर्स हैं, हमारी जो डिफेंस है बहुत ही मोटिवेटेड है, यस, और जो जिसका एग्जांपल हमें दुनिया में शायद कहीं बिल्कुल नहीं कहीं नहीं दिखेगा। देखने को ये मिलता। चीज हमारे फेवर में बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। काम कर सकती है, बट जो शेयर नंबर्स है चाइना में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाइना की अगर आप बात करेंगे तो जो चाइनीज आर्मी जिनको हम कहते हैं, वो आर्मी नेशन की नहीं है, वो आर्मी एक पार्टी की आर्मी है। पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी भी नेशन की आर्मी नहीं है। वहां पे जो जनरल्स होते हैं उनका थॉट प्रोसेस होता है कि आर्मी है, आर्मी का नेशन है। वो डोमिनेंट रोल प्ले, डोमिनेंस रखते हैं लोगों की नेशनलिस्टिक थॉट प्रोसेस पे। तो जमीन से, नेशन से अफेक्शन ना होके उनको अपनी डोमिनेंस को प्रायोरिटी देती है पाकिस्तानी आर्मी। डेफिनेटली। यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात करें तो एक डेमोक्रेटिक, यू कैन से, स्ट्रेंथ लेके इंडियन आर्मी आती है और इस देश की आर्मी है, तो वो बिल्कुल वो मोटिवेटिंग फैक्टर तो हमारे आर्म फोर्सेस के पास रहता ही है। बट एज यू सेड कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिकली द नंबर्स। और चाइनीज दे आर हेविली इन्वेस्टिंग इन देयर डिफेंसेस। मॉडर्नाइजेशन का पेस उनके यहाँ पे काफी अच्छा रहा है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो हम उतना पीछे नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी डिफेंस इंप्रूवमेंट की बात आ रही है। डीआरडीओ के बारे में आपने ऑलरेडी कहा कि लाइक इट इज वन एंटिटी जो अच्छा परफॉर्म करती रही है। मिसाइल प्रोग्राम इंडिया का काफी जग जाहिर है, बहुत बेहतरीन हमने चीजें बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे थिएटर कमांड्स ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड इज अ वेरी बिग रिफॉर्म जो यहाँ पे किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज अनदर रिफॉर्म दैट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे हैव कैरिड आउट। बट एयरक्राफ्ट की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो इंडिजिनस बनाना, और यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ इंडिजिनस की, 60% इंडिजिनस नहीं, 100% इंडिजिनस हो, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन। सो फॉर दैट हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखो, हम टर्की का एग्जांपल लेते हैं। टर्की ड्रोन्स के मामले में बहुत आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि हमारी अगर डिफेंस कैपेबिलिटी देखें, टर्की उसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। टर्की जैसे, लेकिन फिर भी वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुका है जिसका नाम कान है। ओके। वो क्लेम करता है कि उसने उसी कैपेबिलिटी का बनाया, कितना है कितना नहीं है वो तो देखने वाली बात ठीक होगी, ठीक ठीक। बट उसने डेवलप कर लिया। तो हम टर्की के मॉडल पे भी चल सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड किया, और हम उनसे ज़्यादा ही कैपेबिलिटी रखते हैं अगर देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एग्जिस्टिंग टाइम की बात करेंगे तो हमें एक चीज है जिसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है, वो है डिफेंसेस के मामले पे रशियन डिपेंडेंस। कि रशिया के ऊपर हम आउटराइटली डिपेंडेंट रहे हैं, और आज भी अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 65% जो इक्विपमेंट यूज करती है वो रशियन ओरिजिन का होता है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमने मेजरली फेस किया जब चाइना के साथ हमारा गलवान में क्राइसिस हो जाता है। गलवान क्राइसिस के दौरान आपका देश, आपका मुल्क जंग की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ से पीछे डिफेंस की सप्लाई लाइन अगर रुक गई तो आपको बहुत नुकसान होगा। और रशिया चाइना का एक अच्छा दोस्त है, ये बात हम जानते हैं। रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है, ये रशिया की प्रॉब्लम है। ऐसे में जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट था S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम, उसकी जो डिलीवरीज थी उसमें भी डिले हुआ है। और इस सिनेरियो को देखते हुए कि आपको दूसरे देश पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि डिपेंडेंस हम टोटली तो नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लॉन्ग टर्म में चाहिए होगा। यस। बट 20-30% से ऊपर अगर होगी तो हमारी सिक्योरिटी बहुत बुरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। बिल्कुल। और रशिया चाइना का जो एक्सेस बना हुआ, हालांकि रशिया हमारे अगेंस्ट नहीं है, बट जो इनका एक्सेस बना हुआ है, तो चाइना के साथ हमारा अगर कोई भी टसल होता है तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। हालांकि चाइना के लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, चाइना कभी डायरेक्ट पंगा लेता हुआ इंडिया के साथ नजर नहीं आएगा। ये छोटी मोटी जो स्कर्मिशेस और क्लैशेस हैं, इसी में इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और चाइनीज एक फिलोसफी भी होती है। देखिए, माओ जेडोंग ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट इंडिया एंड चाइना, दे आर नॉट डेस्टिन्ड टू फाइट। दे आर नॉट डेफिनेटली। दिस वाज द माओ जेडोंग स्टेटमेंट। सो ये 1962 वॉर में हम लड़े तो जरूर, लेकिन उनकी लीडरशिप भी एक चीज को रिकॉग्नाइज करती है कि दोनों ही सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं, सिविलाइजेशनल नेशन है। उसके अंदर वो एक रिकॉग्नाइज करते हैं कि पास्ट में हमारा कोई क्लैश नहीं हुआ, हमने चाइनीज एरिया में जाके हमारे किसी राजा ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की।
तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि इंडियन एंड चाइनीज दे आर नॉट, यू कैन से दे विल नॉट बी फाइटिंग। और उसी का एक असर है कि आपको देखने को मिलेगा कि अभी दोनों फोर्सेस जो है वो पीछे आ गई हैं, तो डिसएंगेजमेंट हो गया है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रशिया ने उसमें हेल्प आउट किया है, तो वहां पे रोल हम उसको रोल आउट नहीं करेंगे, रशिया इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब बात आ गई इंडिया और चाइना के बीच में किसी एक को चूज करने की, तो रशियंस के पास कोई और चॉइस नहीं है अदर देन चाइना को चूज करने की। बिकॉज आज रशिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण चाइना के ऊपर आउटराइटली डिपेंडेंट है। चाइना ही है जो रशियन ऑयल खरीद रहा है, चाइना ही है जो रशिया के साथ बाकी डोमेन्स में ट्रेड कर रहा है, चाइना इवन डिफेंस ट्रेड भी रशिया के साथ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये इंडिया की हेल्प करेगा रशिया, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो आप बाकी डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें या आप बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। अब इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि वो रशिया और चाइना ने ही बनाई है यूएस और वेस्ट को काउंटर करने के लिए, जिसमें इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल, तो वो जैसे रोल प्ले कर रहा है एससीओ, उससे भी हम देख सकते हैं कि रशिया चाइना कितना क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। और जैसा इंडिया के बारे में सब जानते हैं, एक स्विंग स्टेट का कंसेप्ट होता है। स्विंग स्टेट वो स्टेट है जो अगर यूएस की तरफ इंडिया चला गया तो यूएस ताकतवर हो जाएगा, और अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ क्लोज इक्वेशन बना के रखता है तो ये जो आरआईसी है, रशिया इंडिया चाइना, ये दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। सो इसीलिए इंडिया को स्विंग स्टेट बोलते हैं। सब लोग चाहते हैं कि भाई इंडिया जो है उनकी तरफ आए, रशियन एंड चाइनीज उनकी भी यही कोशिश है। और एससीओ के साथ अगर आप ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ब्रिज बनाया गया है। ब्रिक्स ब्रिज क्या है? एक पेमेंट सिस्टम वो डेवलप करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट वो वेस्टर्न डोमिनेंस को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं, डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं कि डॉलर के ऊपर पूरा वर्ल्ड आज आउटराइटली डिपेंडेंट है। सो उसको क्या हम वाकई ही डी डॉलराइज कर सकते हैं? और इंडिया के लिए कितना अच्छा होगा कि हम डॉलर के ऊपर अपने डिपेंडेंस को खत्म करें। डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करनी हमारी काफ़ी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वेस्ट के साथ जब कभी डिकपलिंग करनी पड़ जाए उनसे, मान लो अभी जैसे यूएस ने जिस तरीके से कनाडा के साथ मिलकर हमें घेरा हुआ है, जबकि वो इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल, वो बहुत ही छोटा सा इशू है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रैग कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि यूएस एक बिल्कुल भी ट्रस्टेड अलाई नहीं हो सकता। और चाइना ने आज ही छापा है कि इंडिया इज नॉट ट्रस्टिंग यूएसए। ओके, तो चाइना भी इस चीज को देख रहा है कि शायद इंडिया हमारे पाले में आ जाए और इंडिया यूएस के अगेंस्ट आता हुआ दिखे। यू नेवर नो, शी जिनपिंग जो कि बड़े अग्रेसिव माने जा रहे हैं, कभी बाद में अगर चाइना की लीडरशिप आए और थोड़ी सी भी प्रो इंडिया वो दिखे तो इंडिया चाइना की पार्टनरशिप भी दिख सकती है और यहाँ पे डॉलर के ऊपर बहुत तगड़ा हमला किया जा सकता है। यस, अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करें तो अगर रिलेशन हमारे यूएस के साथ बिगड़ते हैं तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट होगा अगर आप कंप्लीटली डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमने देखा है कि कैसे ईरान को 2018 के अंदर यूएस ने डेंट किया। क्यों? ईरान डॉलर पे डिपेंडेंट था। 2022 पे रशिया को डेंट किया यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर पेमेंट्स को लेके। तो इसलिए आप जब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर हम डिपेंडेंस को नहीं लेके आ सकते। अगर आप एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटाइज करने की बात करते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स को भी आपको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर डी डॉलराइजेशन अगर हम करते हैं, और एक बड़ी ताकत होने के नाते हमारा भी तो एक हमारा ऐसा लक्ष्य हो सकता है, टारगेट हो सकता है कि हम इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करें। तो उस तरीके से भी हम देखें तो डी डॉलराइजेशन इज अ ग्रेट थिंग। ब्रिक्स नेशन आपस में मिलके अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, ब्रिक्स ब्रिज बना रहे हैं, तो इट्स अ वेलकम थिंग। और दुनिया जितनी डेमोक्रेटिक होगी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, एंड प्रोस्पेरिटी भी उसी लेवल पे सबके साथ शेयर की जा सकेगी। और सैंक्शंस के मामले में अगर मान लो किसी देश पे सैंक्शन लगता है तो पूरा उसको क्रिपल नहीं किया जा सकेगा अगर डी डॉलराइजेशन होती है। बिल्कुल, सैंक्शंस की बात करें तो जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे। तो आप ये मत सोचिए कि अमेरिकन जो है वो हमेशा से ही हमारे दोस्त रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत क्रिएट किए हैं। और अगर हम बात करें तो कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं एक हुर्रियत, ये हुर्रियत को बनाने में यूएस के एक फॉरेन ऑफिस के इंडिविजुअल का नाम काफी आता है, जिन्होंने पाकिस्तान में आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में इस हुर्रियत को एस्टेब्लिश करवाया था। ये 90s की बात हो रही है। तो जब उनके साथ हमारे रिलेशन खराब थे तब उन्होंने हमें टारगेट किया है। ऐसा नहीं है यूएस के साथ हम
थ्रू आउट जो है बिल्कुल अच्छा हमारा इक्वेशन रहा है। जरूरत के हिसाब से आपके इंटरनेशनल रिलेशन चलते हैं, जब तक यूएस को उनका नेशनल इंटरेस्ट नजर आएगा वो इंडिया के साथ अच्छे रहेंगे। जहां पे इंडिया और यूएस के नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे भी क्लैश करेंगे तो सिचुएशन में डिफरेंस आ सकता है। डेफिनेटली। और अफगानिस्तान में हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1970s में किस तरीके से मुजाहिदीन घुसाए गए वहाँ पे। अफगानिस्तान कभी उस तरीके का एग्रेसिव देश नहीं था, मतलब एग्रेसिव इन द सेंस कि वहाँ पे टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म नहीं था। अमनुल्लाह खान के अंदर तो काफी डेमोक्रेटिक और लिबरल देश की तरफ देश बनने की तरफ जा रहा था। लेकिन देखो 1970s के बाद हुआ क्या है, अभी वहाँ पे हाँ, तालिबान है और पूरा मुजाहिदीन घुसाने का काम यहाँ पे यूएस ने जो किया। जिन तालिबान के अगेंस्ट यूएस ने 20 साल तक लड़ाई लड़ी है, वो तालिबान 80s के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हीरो होते थे, जब वो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जो है वहां पे अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ते थे। तो हिलरी क्लिंटन की एक स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बोली थी कि इफ यू विल ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे आर गोइंग टू बाइट यू। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर भी लागू होती है कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जब उन्होंने तालिबान या मुजाहिदीन को ब्रीड किया पाकिस्तान की हेल्प से, तो एट द एंड जब 9/11 होता है तो उन्हीं ने ही तो यूएस को काटा बाद में। तो डेफिनेटली। ये चीज है, सर्कल कंप्लीट होता है। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ वो घूम फिर के आप पे ही आएगा। तो ये एक मेजर ह्यूमैनिटी का लेसन है जो हमें लेना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज सेशन। एवरी डे विल कम अप विद द न्यू सेशन। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, प्लीज स्प्रेड द नेम। स्टडी पाठशाला, पढ़ाई की टपरी। थैंक यू वेरी मच।